वेलकम टू आराध्या क्लासेस। आई एम संदीप सर, टीचिंग केमिस्ट्री। लास्ट में हमने देखा था भी एटॉमिक मास जो हम कैलकुलेट करते हैं, बराबर ना, यूजिंग ड्यूलॉन्ग्स मेथड, बराबर ना। अब इसके बाद में जो है वो है कैनिज़ारोस मेथड। कैनिज़ारो मेथड हमको क्या बताता है? तो ये बताता है, इसका ये है कि भाई एक ही, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि फॉर वोलेटाइल फॉस्फोरस कंपाउंड्स, बराबर ना। अब ये सारे फॉस्फोरस का ही है, मतलब कि कोई भी एक एलिमेंट है, बराबर, वो किसी भी एक एलिमेंट के साथ एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, या तो वो अलग अलग एलिमेंट के साथ कंपाउंड्स बनाता है ना, तो उसका एटॉमिक मास हम क्या करेंगे? तो हम उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे, बराबर ना। और एटॉमिक मास जो है उसका जिसमें भी मिनिमम प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट आता है उसी को हम कंसीडर करेंगे, बराबर। और यही लॉ है कैनिज़ारो का, बराबर ना, कि इफ एनी कंपाउंड फॉर्म एलिमेंट फॉर्म्स, बराबर ना, more than two or more than two compounds, बराबर, with same element or other element, बराबर, then the atomic mass is taken or considered that which is the minimum, बराबर ना। मान लो कि आप हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है कि भाई फॉर वोलेटाइल फॉस्फोरस कंपाउंड, देखिए मेटल का जो भी एटॉमिक मास कैलकुलेट करने की जो मेथड है ड्यूलॉग है, बराबर ना, कैनिज़ारो है, उसके बाद में ब्रोमाइड है, हैलाइड वाली मतलब क्लोराइड ब्रोमाइड वाली आएगी। तो उसमें सब में क्या होता है कि वॉलेटाइल में ही हमको कन्वर्ट करना पड़ता है, बराबर है। तो कन्वर्ट करते भी है, जैसे मेटल सल्फेट था तो वो वॉलेटाइल नहीं भी चलता है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमको साफ लिखा हुआ दिया है कि वॉलेटाइल फॉस्फोरस कंपाउंड द परसेंटेज, ये परसेंटेज है, एंड द मोलिकुलर मास ऑफ फॉस्फोरस। तो मोलिकुलर मास देखिए यहाँ पे कि भाई अगर 222 मोलिकुलर मास है तो उसमें फॉस्फोरस का परसेंटेज जो है वो कितना है? तो 27.9, बराबर ना। उसके बाद में 154 तो उसका कितना है? 20.2। 140, बराबर, मोलिकुलर मास है, तो उस टाइम पे फॉस्फोरस का परसेंटेज कितना था? तो 22.5, बराबर ना। फिर 300 जब आया उसका मोलिकुलर मास, तब फॉस्फोरस का परसेंटेज कंटेंट हमको कितना मिला? 43.7, बराबर, 43.7। और लास्ट में एक दूसरा एक डेटा है कि 126 अगर मोलिकुलर मास है, बराबर ना, तो उस कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस जो है वो है 24.6। हम क्या करेंगे, बराबर ना, तो फॉस्फोरस का कंटेंट निकालेंगे। कैसे? 100 के ऊपर, क्योंकि ये परसेंटेज है तो 100 के ऊपर निकालेंगे कि भाई इसमें इतना है तो 100 में कितना, बराबर ना। तो 100 अगर ये मोलिकुलर मास हम मान लो कि भाई ये 222 है, बराबर ना, तो वो सब्सटेंस अगर 1 मोल है, बराबर ना, तो 1 मोल सब्सटेंस का अगर मोलिकुलर मास मतलब 1 मोल का ही होता है ना, बराबर, तो 1 मोल है तो उसमें अगर हमको इतना मिल रहा है, बराबर, तो 1 मोल हम 100 लेकर के चले, क्योंकि 100 में अगर हमको इतना मिल रहा है तो 27.9 पे हमको कितना मिलेगा? तो इसके लिए अगर हम निकालेंगे तो वो क्या होगा? तो 27.9, बराबर ना, इनटू 222, मतलब कि हमारा जो मास है वो, बराबर, अपॉन क्या हो जाएगा? 100, बराबर, 27.9, बराबर ना, इंटू 222 अपॉन 100। तो ये जो है ये 1 मोल के लिए निकलेगा। कितने के लिए निकलेगा? क्योंकि अगर 1 मोल हमारा ये सब्सटेंस है, बराबर, कि 222 1 मोल है, तो 1 मोल मतलब कि वो जो सब्सटेंस है वो तो 100% है, बराबर। तो 100% पे अगर 222 है, बराबर ना, तो फिर 27 पे कितना? 100 पे 222 है तो 27.9% में कितना? तो क्या हो जाएगा? ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपॉन 100, बराबर ना। लेकिन किसके लिए? तो 1 मोल हमको कंसीडर करके चलना पड़ेगा, बराबर ना। तो ये जो है कि भाई 27.9 इंटू 222 अपॉन 100, तो वो वैल्यू हमको मिलती है 61.94, बराबर। सेम हम दूसरे में लगाएंगे, बराबर, कि 100 में अगर इतना है तो इसमें कितना होगा? तो वो हमको क्या मिलेगा? तो 20.2 इंटू 154 अपॉन 100, बराबर, 20.2 इंटू 154 अपॉन 100। तो ये भी कैसे किया कि अगर ये जो है वो 100% वैल्यू है तो 100% पे इतना है, तो 20% पे कितना? तो 20 इंटू 154 अपॉन 100, बराबर। तो ये हमको सेकंड वैल्यू मिलेगी, वो मिल गया 3108, बराबर ना। हम देखिए फॉस्फोरस का कंटेंट निकाल रहे हैं, बराबर ना। अब देखिए
140 तो 225। अब आपको समझ में आ गया होगा हमको आगे क्या करना है, सबके लिए यही करना है। 100 पे इतना तो इतने में कितना, तो ये हो जाएगा 22.5 इंटू 140 अपॉन 100, बराबर ना। इसकी जो वैल्यू हम निकाल रहे तो वो 43.7 इंटू 300 अपॉन 100, और अगर इसका हम निकाल रहे तो 24.6 इंटू 126 अपॉन 100, बराबर ना। सो देखिए हमको इसका 61.94 मिला, इसका 31.08 मिला, इसका आप कैलकुलेट करोगे आपको मिलेगा 31.5, बराबर ना। इसका हमको मिल रहा है 131.1, बराबर ना, और लास्ट वाले का मिल रहा है 30.99, बराबर ना। कैनिज़ारो की मेथड यही है। कैनिज़ारो ये कहता है कि अलग अलग कंपाउंड अलग अलग मास है, मतलब ये सारे कंपाउंड अलग है, मॉलिक्यूलर मास अलग है एक मोल के लिए, तो सारे कंपाउंड में फॉस्फोरस इतना है, तो हम जब उसका परसेंटेज वैल्यू जब हम उसका अंदर का कंटेंट निकालते हैं तो वो देखिए यहाँ पे हमको 61, यहाँ पे 131, यहाँ पे 30 और ये 31, बराबर। तो मिनिमम हम क्या लेकर के जो मिनिमम आएगा, बराबर ना, हम उसके ऊपर जाएंगे। देखिए याद रखिए आप सबका टोटल करके एवरेज ऐसा कुछ नहीं निकालेंगे, नहीं तो नंबर कुछ और ही आएगा, बराबर ना, वो नहीं रहेगा। तो ये 3 जो है उसके ऊपर से हम लेके चलते हैं तो हमको मिलता है तो फॉस्फोरस जो है उसका एटॉमिक मास 31 होता है, बराबर। और ये तो आपको भी पता है, बराबर, तो फॉस्फोरस का 31। लेकिन अगर आपको डेटा दिया हुआ है तो ये आपको प्रूव करना है, पता तो सबको है लेकिन ये प्रूव करना है। हो सकता है कि आपके 4 ऑप्शन में 4 ऐसी ही हो कि जो एकदम नियरेस्ट वैल्यू हो, बराबर ना, ये भी हो सकता है 31 ना दिया हो, कुछ और नियरेस्ट वैल्यू, तो भी आपको निकालनी पड़ेगी, बराबर ना। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। सो कैनिज़ारो जो मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि भाई मिनिमम जो एटॉमिक वेट मिलता है हम उसको कंसीडर करके चलते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन फ्रॉम गिवन डेटा, बराबर ना। तो डेटा जो हमको दिया हुआ है कार्बन का कि देखिए ये कंपाउंड दिया हुआ है, सबसे पहला कंपाउंड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हमको परसेंटेज ऑफ कार्बन है 42.8, बराबर ना। CH2 कार्बन डाइसल्फाइड के लिए हमको दिया 15.8, बराबर ना। C2H2 मतलब कि एसिटिलीन जो है उसके लिए 85.7, उसी हिसाब से आपका C3H4 और बेंजीन, बराबर ना, 81.4 और 92.3। लेकिन हमारी मेथड क्या है, हम परसेंटेज हमको दिया हुआ है, ये सारे परसेंटेज की वैल्यू है। और आगे वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हम कैसे करते हैं, एक मोल लेके चलते हैं। तो एक मोल अगर हमको बनाना तो ये सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास होने चाहिए। इसलिए क्वेश्चन में क्या किया है देखिए आपको कि डायरेक्ट वेपर डेंसिटी दे दी है। वेपर डेंसिटी इसलिए दी है कि आप ये सब ना करो, बराबर, कि इसका सबका करने ना बैठो। तो वेपर डेंसिटी के ऊपर से हम सबसे पहले क्या निकाल देंगे कि भाई मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होगा कि 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो देखिए वो आगे का फॉर्मूला भी यहाँ पे काम में आता है, बराबर ना। तो ये हो सकता है कि एक दूसरे में ये इंटरकनेक्टेड हो। तो देखिए 14 ये वेपर डेंसिटी है इंटू 2, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी, बराबर ना। तो 14 इंटू 2 क्या हो जाएगा 28, बराबर ना। दूसरा है 38 इंटू 2, तो 38 इंटू 2 कितना हो जाता है 76, वेपर डेंसिटी इंटू 2। फिर 14 तो अगेन 28, फिर 22 तो 44, बराबर, और 39 मतलब कि 78। ये हमको मिल गया मॉलिक्यूलर मास। अब हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे हमने लास्ट फॉर्मूला क्वेश्चन में किया था। कैसे, तो भाई एक मोल जो है उसका मास अगर ये 28 है तो 28 जो है वो 100% है, तो 100% में 28 है, बराबर ना। तो इतने परसेंट में हमको कितना मिलेगा, बराबर ना। तो हम क्या करेंगे, तो फिर से हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे ये सबके लिए, बराबर। तो पहले वाले के लिए वो क्या होगा, तो 42.8 इंटू 28 अपॉन 100, बराबर। ये फर्स्ट वैल्यू मिलेगी हमको। सेकंड वैल्यू हमको क्या मिलेगी, तो 15.8 इंटू 76 अपॉन 100, बराबर ना। थर्ड वैल्यू जो है वो हमको क्या मिल रही है, तो भाई हमारे पास परसेंटेज की वैल्यू है 85.7 इंटू 28 अपॉन 100। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 42.8 इंटू 28 अपॉन 100 तो आपको मिल रहा है 11.98। 15.8 इंटू 76 अपॉन 100 इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो आपको मिल रहा है 12.01,
बराबर ना। ये जो है 85.7 इंटू 28/100, इसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी अलग मिल रही है, बराबर, और वो है 23.99, अप्रोक्सीमेटली 24 मिल रही है, बराबर। अब चलिए हम फोर्थ के ऊपर जाते हैं, बराबर। तो फोर्थ हमारा क्या है, तो C3H4, बराबर, इसका कितना है 81, so 81.4 इंटू 44 अपॉन 100, बराबर ना। तो 81.4 44 उसका मोलेकुलर मास और अपॉन 100 के इस 100% में इतना है, तो इतने में हमको कितना मिलेगा, तो वो हमको मिलता है 35.82, बराबर ना। और लास्ट जो है हमारे पास फिफ्थ वैल्यू जो हमको मिलेगी वो है 92.3 इंटू 78/100, बराबर। 92.3 इंटू 78/100, तो वो हमको मिले 71.99, बराबर ना। देखिए ये 71.99, कार्बन का एटॉमिक मास इतना तो है ही नहीं, आपको पता है। 35.82 ये भी नहीं है, बराबर ना। यहाँ पर 23.99 ये भी बहुत ज़्यादा है, डबल जितना। हमको ये दो वैल्यू मिलती है, बराबर ना, कि 12.01 और 11.98। कैनिज़ारो लॉ यही कहता है कि हर एक सब्सटेंस पे आप उसका कंटेंट निकालिए, बराबर ना। एटॉमिक मास उसका निकालने का प्रयास करिए कि भाई इतने में इतना है तो इसने में कितना होगा, और जो मिनिमम वैल्यू आती है उसके ऊपर से हमको मिलेगा। ये दोनों का अगर आप चाहो तो एवरेज भी निकाल सकते हो, तो आपको मिलेगा एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना 12, बराबर ना। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो कैनिज़ारो के हिसाब ऊपर से आप इस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो, बराबर ना। ओके, अब एक नया क्वेश्चन यहाँ पे है कि जिसमें हमको देखिए आपको पहचानना है क्वेश्चन कैसा है कि 1.6 ग्राम ऑफ मेटल, बराबर ना। तो एक मेटल है जिसका मास है 1.6, बराबर ना, 1.60 ग्राम, बराबर ना, इज डिजोल्व इन HNO3, मतलब कि उसकी रिएक्शन करवा दी HNO3 से, बराबर ना। अब HNO3 से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रेट बनेगा, तो मेटल का नाइट्रेट बनेगा, बराबर। HNO3 से रिएक्शन करेंगे तो हमको मिलेगा नाइट्रेट, बराबर ना, और वो क्या होगा NO2, बराबर ना। अब इसका क्या होता है, तो -1 होता है, तो इसका क्या होता है मेटल का X, हमको पता नहीं। अब क्या बोल रहे हैं कि दिस नाइट्रेट इज हीटेड, इट इज स्ट्रांगली हीटेड, बराबर ना, टू कन्वर्ट इनटू 2 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। देखिए इसका हमको कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसको हीट करके हमको ऑक्साइड का वैल्यू दिया हुआ है, बराबर ना। और वो कितना मिल रहा है, तो 2 ग्राम, तो 2 ग्राम मेटल ऑक्साइड मिलेगा। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है 2, और इसकी तो हमको पता ही नहीं है, बराबर ना। हमको क्या करना है कि भाई कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है वो आपको पता है, बराबर। सब्सटेंस का जो भी एटॉमिक मास होता है, बराबर, उसके अंदर आप वैलेंसी जो होती है उससे कर लीजिए, बराबर ना। तो इक्विवेलेंट मास तो हम वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और इक्विवेलेंट जो है वो भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मेटल है, तो हम क्या बोलेंगे कि इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल्स टू, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्साइड, बराबर। ये एक फॉर्मूला होगा। दूसरा फॉर्मूला हम वो लगा सकते हैं कि जो हमारे पास था, लेकिन उसके लिए क्या है कि भाई चलिए अगर इसका x वाली वैल्यू जो है तो भी x इंटू मोल्स ऑफ मेटल इक्वल्स टू 2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्साइड, बराबर ना। अब देखिए आप दो फॉर्मूला है आपके पास, ये भी है और ये भी है, और दोनों ड्यूलॉन्ग के ही फॉर्मूला है। ड्यूलॉन्ग का कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप दोनों में से कर सकते हो। ये भी फॉर्मूला है, दूसरा ये भी फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला जो मैंने आपको आगे बताया था वो क्या था कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। लेकिन ये तो मॉलिक्यूलर मास अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, मोल जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें आप खास ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे यही करते हैं कि ये क्वेश्चन पढ़ गया, मेटल दे दिया, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया, मास दिया हुआ है, लग जाते हैं। लग जाओगे आप, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं मोल देखता हूँ, बराबर ना, तो x
इनटू मोल का फॉर्मूला क्या होगा, तो वेट ऑफ मेटल अपॉन एटॉमिक मास ऑफ मेटल इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू मोल ऑफ ऑक्साइड मतलब वेट ऑफ ऑक्साइड अपॉन एटॉमिक मास ऑफ ऑक्साइड, है ना। या तो ऑक्सीजन आप डायरेक्ट ओ भी लिख सकते हो, बराबर, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कर दो तो भी चलेगा, बराबर। अब देखिए यहाँ पे x जो है ये है वैलेंसी और ये है आपका एटॉमिक मास। वेट ऑफ मेटल 1.6 ग्राम, बराबर ना। वेट ऑफ ऑक्सीजन तो हमको कितना ऑक्साइड मिला 2, तो हम ये कर सकते हैं कि 2 माइनस 1.6 है ना, तो 0.4 जितना मिलेगा तो हमको ये वैल्यू भी मिल जाएगी। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो ये हमको मिल जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 16, ये आपका हो जाएगा 1.60, बराबर ना। अब आपके पास दो वैल्यू नहीं है, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे बच्चा फंसेगा, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया तो आप यहाँ पे फंसोगे, आपके पास वैलेंसी है ही नहीं, वो तो आपको कैलकुलेट करनी है। और एटॉमिक मास तो हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब हमको स्पेसिफिक हीट दी हुई है, क्योंकि एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट इक्वल्स टू 6.4 ये फॉर्मूला था। देखिए आपने आगे जितने भी न्यूमेरिकल मैंने आपको सिखाए, आपने कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करी होगी, बराबर ना। तो उसके ऊपर से अगर आप ये करने जाओगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट जो है वो दी हुई होनी चाहिए, लेकिन हमको ये पूरे क्वेश्चन में हमको कहीं भी स्पेसिफिक हीट नहीं दिखेगी कि 1.6 ग्राम ऑफ मेटल डिजोल्व इन HNO3 to produce nitrate and this nitrate is heated to convert into 2 gram of oxide, calculate equivalent mass of metal, बराबर ना। आपका ये फॉर्मूला जो अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं, अब ये फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई नहीं होगा, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है ऊपर वाला, इक्विवेलेंट मास एंड इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्साइड। इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला के जो ओरिजिनल जो लॉ है डुलोंग का, मेन लॉ जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। ये अप्लाई कब होगा ये याद रखना है आपको। वेपर डेंसिटी स्पेसिफिक हीट अगर आपको दी हुई है तो आप इसके ऊपर जा सकते हो, है। ये फॉर्मूला में आप तब जाओगे जब आपको ऐसे ऊपर की जो वेट है वो दिया होगा, बराबर। अब देखिए इक्विवेलेंट ऑफ मेटल है, तो इक्विवेलेंट ऑफ मेटल के लिए आप क्या करोगे, तो वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट, बराबर। अब ये मैं पूरा निकाल लेता हूँ, बराबर ना, कि भाई इक्विवेलेंट ऑफ मेटल तो क्या हो जाएगा, तो वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। अब इक्विवेलेंट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल जो है इसको आप सिंबल भी दे सकते हो कैपिटल ई, जनरली आप किसी भी बुक में या कहीं पे भी देखोगे आपको ई मिलता ही है। अब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। याद रखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन लेना है, हम आगे तक ऑक्सीजन को 16 लेके चलते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो अब वेट ऑफ मेटल हमारे पास कितना है 1.6, बराबर ना, तो 1.60 अपॉन ई क्या है इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू वेट ऑफ ऑक्सीजन। देखिए हमको 1.60 में से 2 ग्राम मिला, तो जितना एक्स्ट्रा जो आया वो क्या था हमारा ऑक्सीजन, तो 1.2 में से 1.6 निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 0.4, बराबर। एंड वेट ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है -2, मतलब कि 2 वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, बराबर ना। तो ऑक्सीजन का जो भी मास होगा वो कितना है, एटॉमिक मास 16 अपॉन उसकी वैलेंसी 2, तो यह होगा उसका इक्विवेलेंट वेट, बराबर ना। तो वो कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे आएगा 8, बराबर ना। सो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 1.60 बराबर ना इंटू 8 अपॉन 0.4, 1.60 इंटू 8 अपॉन 0.4, और वो है आपका 32। तो ये आपका है एटॉमिक इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, बराबर। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इसीलिए बताया कि आपको फॉर्मूला कौन सा चूज करना है, बराबर, टू कैलकुलेट द फर्दर कैलकुलेशंस, बराबर ना। नहीं तो फिर आप यहीं पे उसी फॉर्मूला में घूमते रहोगे, ऐसा मुझे नहीं करना है। अगर आपको स्पेसिफिक हीट दी हुई है तो आप वैलेंसी इंटू मोल्स ऑफ मेटल इक्वल्स टू वैलेंसी इंटू मोल ऑफ ऑक्साइड, सल्फेट, नाइट्रेट जो भी है वो ले सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसे दिया हुआ है तो आपको इसी फॉर्मूला इक्विवेलेंट ऑफ मेटल। अब इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्या होता है, तो वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट
ऑफ मेटल इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्साइड है तो ऑक्साइड का लिखिए, नाइट्रेट है तो उसका लिखिए, सल्फेट है तो उसका लिखिए, जैसा है वो लिखिए, बराबर। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट मास जो है ऑफ मेटल का वो मिल रहा है 32। देखिए अब एक छोटा सा और क्वेश्चन जो आपको फिर से रिवाइज कराएगा कि आपको करना क्या है, बराबर ना। देखिए ये क्वेश्चन है कि 1.34 ग्राम ऑफ कैल्शियम, तो हमने क्या लिया, कैल्शियम, कैल्शियम इज मेटल, बराबर ना, इज कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे मेटल कितनी है, तो 1.35 ग्राम, बराबर ना, और कन्वर्ट कितना होता है 1.88 ग्राम, बराबर ना। मतलब कि ऑक्सीजन के साथ जब हम हीट करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो कैल्शियम में से कैल्शियम ऑक्साइड हमको इतना मिलेगा, बराबर ना। अब ऑक्सीजन जो है उसका वेट हम निकाल लेंगे, वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो वो कितना हो जाएगा, तो 1.88 माइनस 1.35, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 और 0, बराबर ना। तो माइनस 1.35 इक्वल्स टू 0.53, बराबर ना। ये आपको आंसर मिल जाएगा। ऑक्सीजन का कितना है वो, डायरेक्ट क्यों कर रहा हूँ कि आपको जो जो डेटा मिलता जाए आप उसी हिसाब से करते जाइए। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो देख लीजिए, कभी कौन सा लॉ है, बराबर ना। अब देखिए हमको कभी इतना हुआ कि 1.35 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज कन्वर्टेड इनटू 1.88 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, बराबर ना। तो कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बराबर, कि इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, बराबर, हमारे पास क्या है, कैल्शियम, इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, बराबर। अब इक्विवेलेंट ऑफ मेटल है तो उसका क्या होगा, तो वेट ऑफ मेटल मतलब कि कैल्शियम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम। याद रखिए ये फॉर्मूला है। इक्विवेलेंट क्या होता है, बराबर, ड्यूलॉन्ग लॉ हमको ये बताता है कि कोई भी रिएक्शन अगर होती है, मान लो मैं आपको फिर से वही एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर ए गिविंग बी, तो इसके इक्विवेलेंट और इसके इक्विवेलेंट इक्वल होंगे। मान लो कि अगर ये सी में जा रहा है तो उसका भी इक्विवेलेंट इक्वल होगा। तो यहाँ पे होता है कि इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ सी। लेकिन ये इक्विवेलेंट होता क्या है, तो ये इक्विवेलेंट, ये इसका फॉर्मूला है कि इक्विवेलेंट मतलब कि जो भी है उसका वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, बराबर ना। तो वो हमको लेकर के चलना है, बराबर। सो देखिए यहाँ पे कि इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम क्या हो जाएगा, तो वेट ऑफ कैल्शियम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, बराबर ना। अब इसको हम क्या कह देंगे, ई, इक्विवेलेंट वेट के लिए, बराबर ना। तो वेट ऑफ कैल्शियम हमारे पास कितना है 1.35, बराबर ना। ये डिवीजन में नहीं है, ई इसका सिंबल है, बराबर ना, अपॉन ई इक्वल्स टू वेट ऑफ ऑक्सीजन, वो हमको कितना मिला 0.53, बराबर ना। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो ऑक्सीजन की मास कितना होता है 16, वैलेंसी कितनी होती है 2, तो ये हो जाएगा 8, बराबर ना। सो ई क्या होगा, ई को वापस से तुला बनाइए, तो 1.35 इंटू 8 अपॉन 0.53, बराबर। ये आप कैलकुलेशन करोगे आपको मिलेगा 40.75, ये आपका आंसर है, बराबर। तो इक्विवेलेंट वेट जो है वो आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट ऐसा ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको इक्विवेलेंट वाले फॉर्मूला में से जाना है कि इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट, बराबर ना। सो ये देखिए इसको, और उसके ऊपर से दूसरे क्वेश्चन जो है उसका आप ट्राई करिए, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।